नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे। इसमें हम आगे के केसेस को देखेंगे। तो नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इस केस की सबसे खास बात यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रिंसिपल या नॉर्म इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंतर्गत ही अब लॉस को इंटरप्रेट किया जाना था। वास्तव में इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और उन्होंने आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसे चैलेंज किया था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14, 19 और 21 में दिए गए हैं उनका वायलेशन है। यानी कि राइट टू लाइफ का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इन सब का वायलेशन है। इस वजह से उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 32। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में कहा कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आएगा। दूसरी खास बात जो इस केस में कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही वो ये थी कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक यूनिक इंटर रिलेशनशिप है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि ना ही इसको डैमेज किया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। आपको शायद याद होगा क्लास में मैंने आप लोगों को एक गोल्डन ट्रायंगल बताया था इसको, 14, 19 और 21 को। तीसरा बात जो कोर्ट ने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बात यह है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो उसके अंतर्गत जो कोर्ट्स हैं वो केवल ये नहीं देखेंगे कि लॉज को फॉलो किया जा रहा है, बल्कि वो ये भी देखेंगे कि जो लॉज हैं वो क्या जस्ट हैं, फेयर हैं एंड रीजनेबल हैं। यानी कि लॉज का जस्ट होना, फेयर होना और रीजनेबल होना भी ज़रूरी है। यही चीज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करेगी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसके ये 3 मेजर डिसीजंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर। जो नेक्स्ट केस है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में वास्तव में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिसाइड ये करना था कि इस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की एक्सटेंट क्या है, यानी कि वो कितने लेवल तक जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है और कितना उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये इस कंटेक्स्ट में ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय को यह भी निर्धारित करना था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा, यानी कि नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स कैसा होगा। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्थापित किया कि जो मूल ढांचे की अवधारणा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, वो एक आवश्यक डॉक्ट्रिन है, वो एक एसेंशियल डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस्टेब्लिश किया कि देयर इज़ अ फाइन कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक सहायक समन्वयक संतुलन है और यह संतुलन हमारे संविधान का मूल ढांचा ही है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट केस, किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिचू एंड अदर्स इन 1992। इस केस में बेसिकली ये था कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं अगर वो डिफेक्ट करते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम द मेंबर ऑफ दैट हाउस। ओके, अब इस एक्ट में जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें एक पैराग्राफ 7 था। इस पैरा 7 ने जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 136 और जो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, इन दोनों को एक तरीके से टेक अवे किया था, एक तरीके से अप्रासंगिक बना दिया था। ठीक है, तो
ऐसे किसी भी केस को, ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए कम से कम आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है, जो कि नहीं लिया गया था। और इसी ग्राउंड पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। अब इस विवाद के निर्णय की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उस विवादित भाग को हटा दिया और साथ ही साथ जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं और चेयरमैन ऑफ द हाउस हैं, उनको ये अधिकार दिया कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही हायर जुडिशरी को, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जो डिसीजंस होंगे स्पीकर के या चेयरमैन के, उनको प्रोसीजरल ग्राउंड पे रिव्यू करने से रोक दिया। अगला केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह गवर्नमेंट ने लागू करी थी और जिसके बाद ओबीसीज़ को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। काफ़ी सारे पिटिशनर्स ने इसके मामले में कई सारे मामले दाखिल किए थे और इन्हीं को लेकर के ये मुद्दा बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने निम्न 3 मामले विचार के लिए आए थे। ये जो 3 मुख्य इश्यूज थे, इनके बारे में समझ लीजिए। पहला मुद्दा था कि जो कास्ट है वो क्या अपने आप में एक डिफरेंट क्लास मानी जा सकती है, और क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को क्लास के डिटरमेंट के तौर पर, क्लास के निर्धारक के तौर पर माना जा सकता है, यानी कास्ट को क्लास माने और उसको इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी एक बेस दे सकते हैं। दूसरा मामला था कि क्या आर्टिकल 16(4) को आर्टिकल 16(1) का जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसका एक्सेप्शन माना जा सकता है या नहीं। जो तीसरा मामला था विचार के लिए, उसमें ये था कि आर्टिकल 16(4) जो है वो क्या बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और क्या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को हम बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड अदर्स। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सेपरेट रिजर्वेशन गवर्नमेंट देना चाहती है वो सही है, जस्ट है, और इसमें क्रीमी लेयर को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी खास बात ये थी कि इसमें बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए परमिट किया गया। तीसरी खास बात इस निर्णय की यह थी कि जो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको हमेशा जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाए, यानी कि रिजर्वेशन देने का काम एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन या लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा खास बात यह थी इस निर्णय की कि इसमें कहा गया कि किसी भी रेयर सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाना है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसमें। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में 50% की लिमिट को क्रॉस किया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये एक तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो आपको इसी के साथ नोट करनी है, वो है संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन EWS के लिए जो है 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, और ये 10% का जो रिजर्वेशन का अमेंडमेंट एक्ट है इसने आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 जोड़ा गया और साथ ही साथ आर्टिकल 16 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 50% की लिमिट को क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो 50% की लिमिट है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए दिया है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया है। तो एक तरीके से ये संविधान के उस प्रावधान और कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन नहीं कर रहा है, और इस संविधान संशोधन को अभी तक इनवैलिड नहीं घोषित किया गया है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो कि 50% की लिमिट से ऊपर है।
तो ये आपको एक बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी खास बात यह है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाइदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। यानी कि जो आरक्षण है ना तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही लीगल राइट है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ राइट एट ऑल, यानी कि ये वास्तव में आपका अधिकार नहीं है। इट इज़ अ मॉरल वैल्यू, इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 46, यानी कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये एक तरीके से सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, लेकिन यह कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी खास बात इसमें इसके अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसके लिए मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता है। रिजर्वेशन देने के लिए मैंडमस की रेट नहीं जारी की जा सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अगले केसेस को, अगले महत्वपूर्ण केसेस को इस सीरीज़ को। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके महत्वपूर्ण नोट्स को भी आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।